17 नवंबर 2025 भारत के सबसे घने और खतरनाक जंगलों में से एक। रात का वक्त, घना अंधेरा, इतना कि मतलब पत्तों की सरसराहट भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। और ठीक इसी माहौल में एक ऑपरेशन शुरू होता है जिसे मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट। और मिशन का लक्ष्य कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं, बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड वॉरलॉर्ड माड़वी हिडमा। वही हिडमा जिसके नाम पर हमारे दस्तावेजों के हिसाब से 26 बड़े हमले दर्ज हैं। इसमें ताड़मेटला का वो भयानक नरसंहार भी शामिल है, जहां 76 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। हाँ, वो सिर्फ एक नाम नहीं था, दशकों से बस्तर के जंगलों में आतंक का दूसरा नाम था। बिल्कुल। और इन स्रोतों के मुताबिक ये पहली बार था जब सुरक्षा बलों ने उसे इस तरह से घेरा था कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। और अगली सुबह देश की हर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, टॉप माओइस्ट कमांडर हिडमा न्यूट्रलाइज्ड। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं, ये उस खूनी सोच के खिलाफ भारत की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक की कहानी है। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक रियल लाइफ थ्रिलर है जिसकी हर परत हम आज खोलेंगे। हाँ, और दिए गए स्रोतों के आधार पर हम 3 बड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला, वो आखिरी ऑपरेशन असल में हुआ कैसे? उसकी प्लानिंग और एक्शन में ऐसा क्या खास था जो सालों की नाकामी को एक रात में कामयाबी में बदल गया? दूसरा सवाल ये कि आखिर ये माड़वी हिडमा था कौन? एक साधारण आदिवासी लड़का भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द कैसे बन गया? और तीसरा, जो शायद सबसे अहम सवाल है, किसी एक इंसान को खत्म करने से क्या वो विचारधारा भी खत्म हो जाती है जिसका वो चेहरा था? चलिए, तो फिर कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। 17 नवंबर की रात, बस्तर का सुम्मा जंगल। हमारे नोट्स में एक जवान के हवाले से लिखा है कि वहां अंधेरा इतना घना होता है कि सांसें भी भारी लगने लगती हैं। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रिपोर्ट इस पर रोशनी डालती है कि पिछले 3 हफ्तों से एक मल्टी एजेंसी टीम लगातार इंटेलिजेंस जुटा रही थी। रात में उड़ने वाले ड्रोन, वो थर्मल इमेजिंग भेज रहे थे। ग्राउंड पर मौजूद मुखबिरों का नेटवर्क भी एक्टिव था। हाँ, और कुछ तकनीकी सिग्नल भी इंटरसेप्ट किए गए थे। मतलब हर जानकारी एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि हिडमा अपनी कोर टीम के साथ इसी इलाके में कैंप कर रहा है। यहीं से असल तनाव शुरू होता है। ऑपरेशन का नाम तक गोपनीय रखा गया था। अलग अलग यूनिट्स की कई छोटी छोटी टीमें वो शैडो की तरह जंगल में दाखिल हो रही थीं। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि एक भी गलती, एक भी टहनी का गलत तरीके से टूटना पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर सकता था और 50 जाने खतरे में डाल सकता था। ये सिर्फ जंगल में घुसना नहीं था, ये दुनिया के सबसे घातक गुरिल्ला फाइटर को उसके अपने घर में घेरने का मिशन था। और उन्हें घेरने की जो रणनीति अपनाई गई, वो क्लासिक जंगल वॉरफेयर का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। स्पेशल फोर्सेस, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों ने 3 तरफ से एक रिंग लॉक घेराबंदी की। रिंग लॉक मतलब दुश्मन को एक सीमित दायरे में फंसा लेना और उसके भागने के हर रास्ते को बंद कर देना। सुनने में तो ये काफी अचूक तकनीक लगती है। कागज पर हाँ, लेकिन जंगल में अचूक जैसा कुछ नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि गुरिल्ला लगा के ऐसे घेरों को तोड़ने में माहिर होते हैं। वो सुरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आम नागरिकों की आड़ लेकर भी निकल सकते हैं। बिल्कुल। और इसका एक और बड़ा खतरा है, रात के अंधेरे में जब 3 तरफ से आपकी अपनी ही टीमें हों तो फ्रेंडली फायर का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। मतलब हर टीम को पता हो कि दूसरी टीम किस पेड़ के पीछे है से का। लेकिन वो जंगल हिडमा का इलाका था। उसे हर पगडंडी, हर नाला, छिपने की हर जगह का पता था। सुरक्षा बलों के लिए वो एक अनजान और खतरनाक भूल भुलैया थी। ऐसे माहौल में आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। गुरिल्ला युद्ध का यही मूल सिद्धांत है, अपने इलाके को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। लेकिन इस बार तकनीक और सटीक प्लानिंग उस हथियार पर भारी पड़ रही थी। टीमें धीरे धीरे लेकिन लगातार अपना घेरा कसती जा रही थीं। और फिर रात 2:40 पर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के सन्नाटे में एक टहनी टूटने की तेज आवाज, एक ऐसी आवाज जो दिल की धड़कन रोक दे। और उसके तुरंत बाद एक चीख गूंजती है और पहली गोली चलती है। कॉन्टैक्ट लेफ्ट। बस
सेकंडों के अंदर वो शांत जंगल एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका था। गोलियों की आवाज पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। ये फर्स्ट कांटेक्ट का क्षण किसी भी ऑपरेशन में सबसे नाजुक होता है। हाँ, यहीं से रणनीति का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब ये केवल आगे बढ़ने का मिशन नहीं था। नहीं, अब ये दुश्मन के फायर का सटीक जवाब देते हुए, अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का मिशन था। ट्रेनिंग और अनुशासन यही काम आता है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कमांडोज एक एक मीटर जमीन रेंग कर कवर कर रहे थे और फिर अचानक अंधेरे में उन्हें एक लाश दिखाई देती है। मुठभेड़ के बीच पहचान का काम शुरू होता है, जो कि सबसे निर्णायक हिस्सा था। टीम लीडर नाइट विजन गॉगल से उस तरफ देखता है। स्रोत बताते हैं कि लाश के कंधे पर एक काला बैकपैक था, कमर पर एक लाल कपड़ा बंधा था और कद करीब 6 फुट। ये सारे विवरण दिए गए इंटेलिजेंस से मेल खा रहे थे। हाँ, टीम लीडर ने अपनी रेडियो पर धीरे से लेकिन निर्णायक आवाज में कहा, कंफर्म, दिस इज द टारगेट। और उस एक वाक्य के साथ दशकों से चला आ रहा बस्तर का एक खूनी अध्याय समाप्त हो गया। बिल्कुल। सुबह होते होते, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, पूरे देश के हर न्यूज स्क्रीन पर यही खबर थी। लेकिन जब एक अध्याय खत्म होता है तो सवाल उठता है कि वो शुरू कैसे हुआ था। सही सवाल है। ये माड़वी हिडमा कोई पैदाइशी आतंकवादी तो नहीं था। उसकी कहानी तो बस्तर के एक खुमनाम से गांव में शुरू हुई थी। और ये सवाल हमें इस समस्या की जड़ों तक ले जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के क्रूर बनने की कहानी नहीं है, ये उन परिस्थितियों की भी कहानी है जो ऐसे व्यक्तियों को जन्म देती हैं। दिए गए दस्तावेजों के अनुसार हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था, एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में। एक ऐसा गांव जहां न सड़क थी, न स्कूल, न अस्पताल, कुछ भी नहीं। हमारे नोट्स में एक उदाहरण है कि कैसे उसके गांव के लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उन्हें मरीज को बांस की चारपाई पर लिटाकर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। 20 किलोमीटर? हाँ, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर थीं और जमीन पर था सिर्फ धोखा और भ्रष्टाचार। और यही वो खालीपन और गुस्सा है जिसका फायदा नक्सली आंदोलन उठाता है। बिल्कुल। जब व्यवस्था युवाओं को विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ पाती, जब उन्हें लगता है कि उनके जल, जंगल, जमीन छीने जा रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो चरमपंथी विचारधाराएं उन्हें एक आसान रास्ता देती हैं। एक झूठा मकसद, बदले की भावना। जानकारों का विश्लेषण भी यही कहता है कि नक्सली भर्ती का ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ, ये सिर्फ हिडमा की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की विफलता की कहानी है जो ऐसे युवाओं को मुख्यधारा से दूर धकेल देती है। और नक्सलियों ने हिडमा के इसी गुस्से को एक हथियार में बदल दिया। एक दिन उसने किताबें छोड़कर बंदूक उठा ली। जंगल उसका घर बन गया और सिस्टम उसका दुश्मन। लेकिन वो सिर्फ एक लड़ाका बनकर नहीं रहा, वो खौफ का दूसरा नाम बन गया। चलिए उसके कुछ बड़े हमलों पर नजर डालते हैं। साल 2010 ताड़मेटला हमला। उफ। इसे भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक नक्सली अटैक कहा जाता है। इस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, मास्टरमाइंड था हिडमा। उस दिन के बाद वो सिर्फ एक नक्सली नहीं रहा। स्रोत के शब्दों में वो बन गया एक छाया, एक डर, एक खौफ। उसकी क्रूरता और सैन्य रणनीति ने उसे नक्सली पदानुक्रम में बहुत तेजी से ऊपर पहुंचा दिया। एक गुरिल्ला लीडर के तौर पर उसकी सफलता के पीछे कुछ ठोस कारण भी थे, जैसा कि हमारे नोट्स में लिखा है। हाँ, उसकी एक 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। उसे जंगल की हर पगडंडी नक्शे की तरह याद थी। और उसकी अपनी एक खूंखार बटालियन थी, बटालियन नंबर 1, जिसे वो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी या PLGA कहता था। इसमें 150 से ज्यादा सबसे कट्टर लड़ाके थे जो सिर्फ उसी के प्रति वफादार थे। संक्षेप में, जैसा कि एक अधिकारी ने कहा, जंगल उसका राज था। और इस राज का खौफ सिर्फ सुरक्षा बलों में नहीं था। 2013 में झीरम घाटी का हमला देखिए। हाँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं के काफिले पर 360 डिग्री एम्बुश किया गया। नंदू कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नेताओं समेत कुल 27 लोग मारे गए हैं। ये हमला इतना भयानक था कि हिडमा का नाम जंगल में एक डरावनी कहानी बन गया। बच्चे तक कहते थे, सो जावरना हिडमा आ जाएगा। ये दिखाता है कि आतंक सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। बिल्कुल। हिडमा ने डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ताकि स्थानीय आबादी और प्रशासन दोनों का मनोबल तोड़ा जा सके। उसे पकड़ना इसीलिए इतना मुश्किल था
क्योंकि उसे सिर्फ जंगल की भूगोल का ही नहीं बल्कि लोगों के डर का भी संरक्षण मिला हुआ था। तो एक तरफ हिडमा जैसा क्रूर आतंकवादी और दूसरी तरफ उसे खत्म करने के लिए दृढ़ सुरक्षा बल। लेकिन जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाते हैं, एक हिडमा को पकड़ना एक बात है, पर सवाल यह है कि आप दूसरे हिडमा को बनने से कैसे रोकते हैं। सही बात है, आतंक सिर्फ गोली से खत्म नहीं होता। और यहीं पर उस बड़ी और व्यापक रणनीति का जिक्र आता है जिसे समझने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दशकों तक इस समस्या को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला माना गया, मतलब बंदूक का जवाब बंदूक से। हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि असली मोड़ तब आया जब नीति निर्माताओं ने माना कि ये लड़ाई सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि गांव के हर घर में, हर भूखे पेट में और हर बेरोजगार नौजवान के मन में लड़ी जा रही है। इसी सोच से सरकार की 3 आयामी रणनीति ने जन्म लिया। बिल्कुल। इसका पहला आयाम तो जाहिर है सैन्य कार्रवाई, आधुनिक हथियार, रियल टाइम इंटेलिजेंस, जंगल वॉरफेयर में विशेष ट्रेनिंग और बड़े स्तर के अभियान। हिडमा का ऑपरेशन इसी का एक उदाहरण है, जहां तकनीक और हिम्मत ने मिलकर काम किया। हाँ, लेकिन दूसरा आयाम शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विकास कार्य। और यहाँ विकास कोई चैरिटी नहीं बल्कि सुरक्षा का सबसे कारगर हथियार बन गया। गांवों तक सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पहुंचाना, ये सीधे नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार करता है। बिल्कुल। जब एक आदिवासी युवा को अपने गांव में ही शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलता है तो उसे हथियार उठाने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये उस खालीपन को भरता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, जब गांव मजबूत होते हैं हथियार कमजोर पड़ जाते हैं। सही कहा। एक रिपोर्ट में एक गांव का जिक्र है जहां एक पुल बनने से न सिर्फ बच्चों का स्कूल जाना मुमकिन हुआ बल्कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पास का बाजार भी मिल गया। हाँ, यही वो पुल था जिसने उन्हें नक्सली विचारधारा से दूर कर दिया। बिल्कुल। और फिर तीसरा आयाम आता है शांति और पुनर्वास। ये उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से वापस लौटना चाहते हैं। हथियार छोड़ने वालों के लिए पुनर्वास नीतियां, उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये आंदोलन में शामिल लोगों को एक एग्जिट रूट, एक बाहर निकलने का रास्ता देता है। ये संदेश देता है कि हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों के लिए एक बेहतर भविष्य संभव है। तो सैन्य कार्रवाई, विकास और पुनर्वास, इन तीनों ने मिलकर उस आग को ठंडा किया जिसने सालों तक देश के एक बड़े हिस्से को जलाया था। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। आप सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप बीमारी की जड़ को खत्म कर रहे हैं। सही। सैन्य कार्यवाही सुरक्षा का एक माहौल बनाती है। उस माहौल में विकास के काम हो पाते हैं और विकास लोगों को मुख्य धारा से जोड़ता है। इसी रणनीति ने धीरे धीरे नक्सल आंदोलन की कमर तोड़ दी और हिडमा जैसे कमांडरों को अलग थलग कर दिया, जिससे अंत में उन्हें निशाना बनाना संभव हो पाया। और अब हम कहानी के अंत पर आते हैं। 18 नवंबर 2025 को माडवी हिडमा मारा गया, लेकिन यह सिर्फ एक ऑपरेशन की सफलता नहीं थी। नहीं, ये उन सैकड़ों जवानों के त्याग की जीत थी जिन्होंने इस लंबी लड़ाई में अपनी जान दी। ये उन आदिवासी गांवों की भी जीत थी जो दशकों के बाद आज शांति की नींद सो पा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। सरकार का लक्ष्य, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करना है। और हिडमा का अंत उस मिशन की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक कदम था। इसने नक्सली कैडर का मनोबल तोड़ा और यह साबित किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश था। लेकिन जैसा कि स्रोत अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल उठाते हैं और जो हमें सोचना चाहिए, वो क्या हिडमा का अंत एक व्यक्ति का अंत है या एक पूरी सोच का अंत है? ये एक गहरा सवाल है, क्योंकि सोच को गोली नहीं मारी जा सकती। सही कहा, क्योंकि जब तक वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां मौजूद हैं जो युवाओं को हताश और नाराज करती हैं, जब तक विकास की रोशनी देश के हर कोने तक नहीं पहुंचती, तब तक किसी और हिडमा के पैदा होने की आशंका बनी रहती है। बिल्कुल। इसलिए हिडमा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी कि विकास और न्याय की लड़ाई गोली की लड़ाई से कहीं ज्यादा लंबी और ज्यादा महत्वपूर्ण है।